तो हेलो एवरीवन। यादव जी की सभा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, हेल्थी होंगे। तो जैसे कि हमने लाइफ प्रोसेस शुरू कर दिया था और हमने न्यूट्रिशन कर चुका है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या लिखा है। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। Diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen. देखो क्या बोलना चाह रहा है कि भैया हमने क्या पढ़ा कि फूड मटेरियल से हम क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारे हर सेल्स में जाता है, ठीक, जो भी वेरियस लाइफ प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग पाथवेज यूज करते हैं। जैसे किसी को ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, किसी को नहीं होती है। ठीक। इन ऑल केस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, अ सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल। देखो किसी भी केस में देखो तो ग्लूकोज तो हमें तोड़ना ही पड़ेगा, तभी हमें एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज मतलब समझते हो ना, आपका होता है C6H12O6। ठीक, इसलिए बार बार सिक्स सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल बोल रहा है। ठीक, ये देखिए ये लिखा है ना, सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक, क्या बोल रहा है? इनटू अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। मतलब सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल को आप ग्लूकोज बोलते हो और थ्री कार्बन मॉलिक्यूल को आप क्या बोलते हैं? पायरुवेट बोलते हैं। ठीक, आगे क्या बोलता है? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। हमेशा याद रखो कि ग्लूकोज कब टूटता है? हमेशा साइटोप्लाज्म में टूटता है। ग्लूकोज कब ब्रेक होता है? कहाँ पे ब्रेक होता है? साइटोप्लाज्म में। याद रखना, साइटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे कि मान लो ये आपका सेल है। ठीक, तो ये सेल के अंदर ये जो पूरा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, यही होता है साइटोप्लाज्म। आपने पढ़ा भी होगा एनिमल सेल, प्लांट सेल में। ठीक, फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सबसे पहले तो कार्बन सिक्स जो है आपका टूट गया, किसमें? थ्री कार्बन में, जो कि पायरुवेट बना दिया। किसमें टूटेगा? साइटोप्लाज्म में। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में कि ग्लूकोज सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल, थ्री कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में कहाँ पे होता है? तो आप क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म में। ठीक, अब क्या होता है? पायरुवेट भैया तीन तीन चीजें से टूटता है। कहाँ कहाँ? सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी। दूसरी जगह लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जहां पे ऑक्सीजन होगी पर कम होगी। तीसरी जगह प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जहां पे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगी। ठीक, इधर ही डायग्राम से समझ लेते हैं कि जब पहली जगह तोड़ेगा तो जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी, मतलब वो कहाँ की बात करेगा? वो बात करेगा ईस्ट की। ठीक, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो किस फॉर्म में टूटेगा? वो टूटेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ग्लूकोज है तो एनर्जी की फॉर्म में तो टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, याद रखोगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस किस फॉर्म में टूटेगा? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। दूसरे में दूसरे में जहां पे ऑक्सीजन होगी पर कम होगी, वहां पे वो कहाँ पे होता है? वो होता है हमारी ह्यूमन मसल सेल्स में। ठीक, जो हमारी मसल्स होती हैं उस सेल में। तो क्या क्या बनाएगा? वो बनाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। तीसरी बात, जहां पे भरपूर ऑक्सीजन होगा, मतलब कहाँ की बात कर रहा है? वो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या तोड़ेगा? वो किस किस फॉर्म में तोड़ेगा? वो तोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। ठीक, तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं। Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. This process takes place in each during fermentation. ठीक, since this process takes place in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration. ये देखो, ये absence of oxygen में होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? anaerobic respiration, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। आगे क्या बोल रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन। अब ये तो था पहले का था कि पायरुवेट को तोड़ना है बगैर ऑक्सीजन के, तो वो कहाँ पे टूटता है? वो ईस्ट में टूटता है। क्या बनाता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। अब हमें ऑक्सीजन के, जहां पे ऑक्सीजन यूज करके तोड़ना है, तो कहाँ पे टूटता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप थ्री कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और एनर्जी देता है। ठीक, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये कहाँ पे होती है? यूजिंग ऑक्सीजन होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ पे ऑक्सीजन की मदद से नहीं होते थे, इसको हम क्या बोलते थे? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते थे। देखिए लिखा है एनारोबिक और ये लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। फिर आगे बोल रहा है, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ऑफ ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। जाहिर सी बात है, ये जो आप ऑक्सीजन को यूज करके तोड़ रहे हो, तो उसके जहां पे आपने ऑक्सीजन नहीं किए, उसके मुकाबले हमारे पास ज्यादा एनर्जी आएगी। किसमें? जहां पे हमने ऑक्सीजन का यूज किया है। ठीक, समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो दूसरे केस में बात कर रहा है कि कहीं कहीं पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो कहाँ पे वो होता है? वो होता है हमारे मसल सेल्स में। ठीक, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a three carbon molecule.
दिस बिल्ड अप अ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज कॉज क्रैम्प। देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया ये हमेशा लैक्टिक एसिड कहाँ पे बनते हैं, आपके मसल, जब आप मान लो सपोज के लिए एग्जांपल लो, जब आप दौड़ते हो तो आप सडन देखते हो कि आपके पाँव में क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो आप आगे दौड़ नहीं पाते, आपकी नस खिंच जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ना आपकी ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंच नहीं पाती। ऑक्सीजन क्या हो पाती है? भरपूर मात्रा में नहीं पहुंच पाती। इसलिए वहां पे क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक, ठीक है, तो याद रखोगे। कॉज क्रैम्प, क्या लैक्टिक एसिड क्या करते हैं? क्रैम्प करते हैं। कहां पे बनते हैं? हमेशा मसल सेल्स में। आगे पढ़ते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। देखो, अभी जो एनर्जी यूज होती है वो कहां पे जाके इकट्ठी होती है? वो होती है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म। ठीक, एटीपी क्या है? एनर्जी की यूनिट है। एटीपी क्या है? एनर्जी की यूनिट, विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। देखो, सारी एनर्जी एटीपी ले लेता है। अब एटीपी सबको प्रोवाइड करता है एनर्जी, जहां जहां पे सभी सेल्स को जहां जहां पे जरूरत होती है। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज अ ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन डिराइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बात करते हैं रेस्पिरेशन प्लांट से। पहले हमने समझ लिया कि रेस्पिरेशन होता क्या है, बगैर ऑक्सीजन के कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ पे होता है? ईस्ट में। लैक ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ पे होता है? मसल सेल्स में। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 6 कार्बन मॉलिक्यूल कहाँ पे टूटता है? साइटोप्लाज्म में। क्या बनाता है? कार्बन 3 मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। ठीक, इतना मेन चीज है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पढ़ते हैं। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। हमने पिछले क्लास में देखा था कि भैया एक्सचेंज गैसेस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो किस कहाँ पे होती है? स्टोमेटा। स्टोमेटा में कौन होते हैं? 2 गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक, जब वो स्वेल होते हैं मतलब ओपन है स्टोमेटा, श्रिंक होते हैं मतलब क्लोज है स्टोमेटा। ठीक, एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन एयर। हमने बोला था ना कि जो गैसेस एक्सचेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक, तो यही क्या बोल रहा है कि CO2 और ऑक्सीजन जब एक्सचेंज होते हैं तो किसकी मदद से होते हैं? डिफ्यूजन एयर। कहाँ से होते हैं? स्टोमेटा से। ठीक है, स्टोमेटा याद नहीं आ रहा तो मैं आपको उसकी डायग्राम दिखा देता हूँ। हमने किया था, ये देखिए, ये होता है अपना स्टोमेटा, ये होता है अपना ओपन स्टोमेटा, ये होता है अपना क्लोज स्टोमेटा। ठीक, कहाँ पे थे? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग। हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ा था कि भैया फूड, प्लांट जो है अपना फूड खुद बनाती है। कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कब बनता है? दिन में। दिन में ही क्यों बनता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे प्राइमरी जो सोर्स चाहिए वो क्या है? सनलाइट चाहिए। सनलाइट कब होती है? डे टाइम पे, इसलिए। ठीक, अब ना रात में तो सनलाइट होती नहीं है। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि बल्ब किस उससे बना लेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक, सनलाइट की जरूरत होती है। तो जब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो क्या करता है? जो भी CO2 होता है उनको एलिमिनेट करता है। और दिन में क्या करता है? ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज, इंस्टेंट ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। रात में क्या होता है कि रात में आपका फोटोसिंथेसिस तो कोई बन नहीं रहा होता है, तो रात में क्या करता है? CO2 को जो भी आसपास है उसको एलिमिनेट करता है। एलिमिनेट मतलब तोड़ता है उसको। ठीक, दिन में क्या होता है कि पूरे दिन में जैसे जितनी भी CO2 प्रेजेंस होती है, प्लांट्स के द्वारा नहीं, हमारे द्वारा, जैसे हम बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और उन कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो अपना खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक, तो हेंस प्लांट इसलिए बोला जाता है कि भैया पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो प्लांट लगाओ। प्लांट डिफॉरेस्टेशन मत करो, प्लांटेशन करो। प्लांट लगाओ, प्लांट लगाओ, सभी जगह प्लांट लगाओ। ठीक, उससे क्या होगा? ऑक्सीजन भारी मात्रा में आपकी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में आपकी एलिमिनेट होगी। ठीक, देख लो ना, जो दिल्ली में बहुत सारा पोल्यूशन होता है तो हम क्यों बोलते हैं प्लांट्स लगाओ, वो बहुत सही ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, रेस्पिरेशन प्लांट्स होता ही था। अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced। देखो, एनिमल्स ने बहुत अलग अलग ऑर्गन से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं, छोड़ते हैं। ठीक, बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब जो लैंड पे रहते हैं, कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर, बट एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। देखो, हम जो, जैसे हम भी टेरेस्ट्रियल एनिमल बोल सकते हैं और ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, मैमल्स बोल सकते हैं। हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जो एटमोस्फेयर में रहता है वहां से लेते हैं। जो पानी के अंदर रहते हैं वो भी जिंदा होते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो पानी से ही लेते हैं, क्योंकि पानी में क्या होता है? H2O। O मतलब O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम होता है हाइड्रोजन की मात्रा में, पर होता तो है, तो वो लोग यहीं से लेते हैं। ठीक, सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। जाहिर सी बात है, H2O, O पानी में कम होता है और एटमोस्फेयर में ज्यादा होता है।
That's why the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that of seen in terrestrial organism. ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत तेजी से सांस लेते हैं। जैसे हम आराम से सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो बहुत तेजी से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। ठीक, फिशेस टेक्स इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिसॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। फिशेस क्या करते हैं कि मुंह से अपने मुंह से वाटर लेती हैं और गिल्स से वाटर को छोड़ती हैं, पर उसी प्रोसेस में H2O का जो O होता है वो क्या करती हैं, वो अपने पूरे ब्लड में ले लेती हैं। ठीक, इसलिए देखो फिशेस को जीने के लिए चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए। किसी को भी जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब भैया उसे जब फिशेस को ऑक्सीजन ही चाहिए तो हम पानी से जब बाहर निकालते हैं तो वो ऑक्सीजन तो पानी से बाहर, पानी से ज्यादा एटमोस्फेयर में, तो उस ऑक्सीजन को लेकर क्यों नहीं जिंदा रह सकती, क्योंकि उसके गिल्स इसीलिए बने हैं ताकि वो सिर्फ और सिर्फ वाटर से ऑक्सीजन ले पाए। ठीक, एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन लेती तब तो मछली कभी मरती नहीं। ठीक, बोलते हैं ना मछली जल की रानी है। ठीक, तो जल से ही वो ऑक्सीजन लेती है और अपने ब्लड में लेती है। ठीक, इसलिए वो उसकी जो ब्रीथिंग होती है बहुत तेजी से होती है। आगे बढ़ते हैं, यही मेनली आपको इतना ही एनिमल्स में था। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, तो पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। इन ह्यूमन बीइंग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स मतलब आपकी नाक से लेते हैं। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। अब जैसे आपने देखा हो कि आपकी नाक में जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो डस्ट होती है उनको अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक, द passage is also lined with mucus which helps in the process. From here the air passes through the throat and into the lungs. अब यहाँ से आपकी नाक से सांस लेने के बाद क्या होता है, वो एयर कहाँ जाती है, वो और आपके थ्रोट मतलब गले से होते हुए आपके लंग्स तक जाती है। ठीक, उसके बीच में क्या क्या आता है, फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। देखो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो दिख रहा है, जो गोल गोल होता है, ठीक, इसी को क्या बोला है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोल रहा है। दिस इंश्योर दैट एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। ये क्या बोलता है कि एयर जो पास हो रहा है वो कोलैप्स मतलब दूसरी तरफ न जाए। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structure which are called alveoli. अब यहाँ से जब आपके लंग्स में जाता है तो लंग्स के पास देखिए एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। यहीं पर आपकी सारी गैस क्या होती है, इकट्ठी होती है। ठीक, कॉल्ड एल्वेलाई, जो कि कैसी होती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। द एल्वेलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, आपकी गैसेस जो एक्सचेंज होती है, मतलब CO2 बाहर निकलती है और आपकी ऑक्सीजन यहाँ पे आती है। द वॉल्स ऑफ एल्वेलाई कंटेन कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। एल्वेलाई की वॉल में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक, जो कि वहीं से आपकी ऑक्सीजन जो है ब्लड वेसल्स के फॉर्म में जाती है, ब्लड वेसल्स में जाती है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। When we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. अच्छा, उससे पहले एक चीज, मेन चीज क्या है कि आपसे ये पूछता है कि सबसे पहले क्या आता है, मतलब सीरियल वाइज पूछता है। तो सीरियल में आपको बस इतना याद रखना है कि सबसे पहले आपका आता है फेरनेक्स, फिर लाइनेक्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक, ब्रोंचाई और एल्वेलाई। इतना याद रख लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ब्रोंचाई, ब्रोंकियाज, मतलब बहुत सारे जब इकट्ठे आते हैं उनको बोला जाता है, एक सिंगल वाले को ब्रोंची। ठीक, और आखिरी में एल्वेलाई। फेरनेक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ब्रोंची, एल्वेलाई। ठीक है, आगे देखते हैं। इस चीज को मेन को याद रखना है, इस सीरीज को। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। देखो हमारा जो लंग्स है ना, उसके नीचे ये जो ग्रीन, ये जो दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये डायफ्राम बोलते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है ये देखो, जब भी हम सांस लेते हैं ना तो हमारा चेस्ट जो होता है, आपने देखा होगा, एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड क्यों होता है, वो आपके लंग्स फूलते हैं, अब तो आपकी रिब्स भी फूलते हैं, इसकी वजह से आपका चेस्ट एक्सपेंड होता है। रिब्स, आपके लंग्स क्यों फूलते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने लंग्स में ला सकें। और जब आपका लंग्स फूलता है तो आपका जो डायफ्राम है वो फ्लैटन हो जाता है। फ्लैटन हो जाता है, देख लो ऐसे ये हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स, रिब्स मतलब ऊपर उठती है, एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। जो हमारा डायफ्राम है वो जैसे देखो क्या हो रहा है, फ्लैटन हो जा रहा है। ठीक, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड alveoli. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to the all cells in the body. क्या बोला, कुछ बड़ी चीज नहीं बोली भैया उसने। ऑक्सीजन आपने लिया, लंग्स
रिब्स आपकी फूली, डायफ्राम आपके फ्लैटन हो गए, आपके एल्वेलायर भी बढ़ गए। जो पिछले बलून लाइक स्ट्रक्चर था ना, ये एल्वेलायर इसकी बात कर रहा है। अब जब ये बढ़ा तो आपका CO2 बाहर जा रहा है और ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। ऑक्सीजन अंदर जा रहा है तो एल्वेलाई में ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स की वजह से आपकी ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक, उसने इतना ही बोला। During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain residual volume of air so that there is sufficient time for the oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. देखो क्या बोल रहा है, इस ब्रीथिंग साइकिल में जब आप सांस लेते हो छोड़ते हो तो लंग्स हमेशा एक इतना अमाउंट रखता है कि आपके सांस में मतलब आपके लंग्स में एयर बनी रहे, ताकि सफिशिएंट टाइम हो ऑक्सीजन लेने एब्जॉर्ब करने का और CO2 रिलीज करने का। ठीक, मतलब बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहे हो भैया? कि जब आप सांस लेते हो और छोड़ते हो ना, तो ऐसा तो नहीं कि आपने जब ऑक्सीजन छोड़ दी तो आपके पास बची क्या, फिर तो आप सांस लेने लायक ही नहीं रहेगा। मानते हो कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, तो पूरी एयर नहीं छोड़ देता, वो थोड़ा सा बचा के रखता है ताकि जो बाकी ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब हो सके और CO2 रिलीज हो सके। When the body size of animal is larger, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivered to all parts of the body. जब एनिमल का साइज लार्ज हो या फिर ऑर्गेनिज्म का साइज लार्ज हो, तो सिर्फ एक ही प्रोसेस से पूरी बॉडी में तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। ठीक, इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टिश्यूज विच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इन इट। अब देखो इन शॉर्ट वो कहना क्या चाह रहा है कि देखो इतनी हमारी इतनी बड़ी बॉडी है, तो सिर्फ लंग्स की ही मदद से हम पूरे बॉडी में ऑक्सीजन कभी नहीं पहुंचा सकते। ठीक, फिर भी हम जिंदा क्यों जाते हैं? हमारी हर बॉडी ऑक्सीजन पे वो होती है, तो क्या होता है कि हर रेस्पिरेटरी में एक छोटे छोटे पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन, एयर से वो ऑक्सीजन लेते हैं, लंग से लेते हैं और सभी टिश्यूज को पहुंचाते हैं। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज अ हीमोग्लोबिन। अब ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी पिगमेंट का क्या नाम दिया है? हीमोग्लोबिन नाम दिया है, विच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो हमारे जैसे हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, तो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ लंग्स पहुंचा नहीं पाएगा, कभी नहीं पहुंचा पाएगा। अगर आप लंग्स पे जिम्मेदारी छोड़ते हो तो लगभग बहुत टाइम लगा देगा वो। ठीक, तो हमारे में भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? RBC में। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल किस में होता है? वाटर में, एज प्रेजेंट देन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा CO2 मोर सोल्यूबल होता है, हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। इसलिए ऑक्सीजन को, जो हीमोग्लोबिन है ना, वो ऑक्सीजन को आराम से डिसॉल्व कर पाता है हमारे ब्लड में। ब्लड भी हमारा लिक्विड है ना, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड, देखो हमने ये बात की थी कि भैया अगर ऑक्सीजन आएगा तो CO2 छोड़ेगा। अब CO2 ही नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन कैसे ले पाएगा? इसलिए उसने बोला कि हमारे ब्लड में बहुत सारे CO2 रहते हैं। ठीक, इसलिए CO2 वो छोड़ सकता है और ऑक्सीजन वो ले लेता है। बात समझ में आई होगी आई होप आपको। ठीक, तो रेस्पिरेशन में कोई बड़ी चीज नहीं थी, बहुत छोटा सा टॉपिक था। हमने क्या क्या, देखो एक बार आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ। हमने रेस्पिरेशन में क्या देखा कि भैया 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटता है, कहाँ टूटता है? साइटोप्लाज्म में टूटता है। फिर हमने बात करी कि भैया अब पायरुवेट भी टूटता है, कहाँ कहाँ टूटता है? सबसे पहले तो टूटता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, कहाँ पे? ईस्ट में। किस फॉर्म में? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन कम में, कहाँ पे? ह्यूमन मसल सेल्स में। किस फॉर्म में? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, कहाँ पे? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। आगे पढ़ोगे आप, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसे। ठीक, अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस फॉर्म में तोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में। फिर हमने आगे पढ़ा ये चीजें, ये थोड़ी चीज इसी के बारे में पूरा पढ़ा। फिर हमने देखा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? स्टोमेटा से लेते हैं। ठीक, कब कब करते हैं? रात में वो फोटोसिंथेसिस तो बना नहीं पाते, तो CO2 को एलिमिनेट करते हैं। दिन में जो CO2 प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे हम देखते हो ह्यूमन बहुत सारे CO2 रिलीज करते हैं, ठीक, हर जगह से, तो उस CO2 से वो अपना फोटोसिंथेसिस बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फिर रेस्पिरेशन इन एनिमल में देखा कि भैया टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं वो तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेंगे, पर एक्वेटिक एनिमल का क्या होगा? तो वो पानी से ही लेते हैं, क्योंकि पानी किससे मिला है? H2O से मिला है। ठीक, यही ऑक्सीजन, सोचो यही ऑक्सीजन आपका, मतलब आपकी आग जलेगी तो भी इसी ऑक्सीजन से जलेगी, बुझेगी तो भी इसी ऑक्सीजन से जलेगी। इस ऑक्सीजन का ऐसा काम है। मालूम है ना कि एयर तभी, सॉरी, जो आपकी क्या बोलते हैं, आग जो है वो तभी जलेगी जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और वाटर भी तभी बनता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक, तो जलाने वाला भी यही है और बुझाने वाला भी ऑक्सीजन ही है, सोचो। ठीक, इसलिए ऑक्सीजन का बहुत बहुत मायने रखता है।
तो एनिमल जो होते हैं, जैसे फिश की बात करी इस कंपेरिजन में, तो पानी में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है बहुत ज्यादा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक, आगे देखते हैं। फिर हमने ह्यूमन बीइंग भी देखा। ह्यूमन बीइंग पे हमने बात करी कि भैया सबसे पहले एयर जाते हैं हमारे नॉस्ट्रिल से, फिर हमारे जो हेयर होते हैं, नोज हेयर होते हैं, वो उसको जो डस्ट होते हैं उसको वहीं अपने पास रखते हैं, अंदर तक जाने नहीं देते। फिर कहाँ से आता है? फिर फेनेक्स जाता है, लाइनेक्स जाता है, ट्रैकियास जाता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से जाता है, फिर ब्रोंकाई में आता है, और फाइनली एल्वेलाई में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एल्वेलाई में इकट्ठा होता है। एल्वेलाई की वॉल्स में ब्लड वेसल्स होता है, यहीं से पूरी ऑक्सीजन बॉडी में जाती है। ठीक, पूरी बॉडी में नहीं, पर यहाँ तक जा पाए वहां तक जा पाए। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होंगी। फिर दूसरी मेन चीज क्या, कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं, ये मेन चीज बार बार बोल रहा हूँ, पूछ लेता है कभी कभार, या फिर आपको आंसर लिखने में मदद मिलेगी। जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारे लंग्स, हमारे जो रिब्स है या फिर लंग्स है, वो लिफ्ट आउट हो जाते हैं, हमारा डायफ्राम जो फ्लैटन हो जाता है। ठीक, हम ब्रीथ जब आउट करते हैं तो हमारे जो लंग्स है वो सिकुड़ जाते हैं, और हमारा डायफ्राम एक डोम जैसा शेप बना लेता है। ये देख रहे हो ना, ऊपर उठ जाता है, ये ऊपर उठ जाता है, लिफ्ट आउट हो जा रहा है ये। ठीक, कौन? डायफ्राम की बात कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात मेन क्या है, कि हम लंग्स से ही पूरी ऑक्सीजन हमारे टो तक नहीं पहुंच पाती। इन शॉर्ट मतलब पूरे पाँव तक जो हमारे लंग्स ऑक्सीजन चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स की मदद से नहीं हो पाते। तो हमारे में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड आरबीसी में। दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा भैया ऑक्सीजन लेना तो CO2 भी कहीं से कहीं छूटता होगा, तो CO2 क्या प्रेजेंट होता है क्या? हाँ, CO2 सॉल्युबल होता है, वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक, तो CO2 वहां पे प्रेजेंट ही होता है, तो आप ऑक्सीजन लेते हो, CO2 छोड़ते हो। ठीक, दूसरी बात, हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। आई होप आपको रेस्पिरेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। कोई हार्ड टॉपिक नहीं था यार, थोड़ा सा टॉपिक था, अपन रोज डेली एक्टिविटी का काम है। आप, आई होप आपने इमेजिन करके बहुत अच्छे समझ लिया होगा। ठीक, तो आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूंगा इसके अगले टॉपिक में, जिसका शायद दो ही टॉपिक बचे हैं हमारे, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। वो भी इंटरेस्टिंग, उसे भी अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इसको आप रिवाइज कर लीजिए और इसके कुछ क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करता हूँ, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।